सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल हमने जो है एनिमल हस्बेंड्री का जो हमारी सीरीज चल रही है उसी के अंदर जो है पशुओं की नस्लों का फर्स्ट पार्ट देखा था, और आज हम यहाँ पर पशुओं की नस्लों का जो है सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट देखने वाले हैं। यहाँ पर जो है हमारा जो पशुओं की नस्लें होती हैं वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने जो है कौन कौन से जानवरों की जो है नस्लें देखी थी। एक तो हमने जो है गाय की देखी थी, ठीक है, एक हमने गाय की देखी थी, दूसरी हमने जो है भैंस की देखी थी। कल हमने जो है इन दोनों जानवरों की जो है नस्लों को डिस्कस कर लिया था। आज हम कौन कौन सी पशु की नस्लें देखेंगे। आज हम यहाँ पर बकरी की देखेंगे, ठीक है, भेड़ की देखेंगे, और किसकी देखेंगे, और ऊंट की देखेंगे, ठीक है। इन तीन जानवरों की जो है हम नस्लें देखने वाले हैं। और मोस्टली जो है एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो इन्हीं 5 जानवरों में से पूछता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट की जो है नस्लें मोस्टली जो है पूछी जाती है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है आज के वीडियो सेशन को हम शुरुआत कर लेते हैं और चलते हैं हमारे बकरी की नस्लों पर। थोड़ा सा हम बकरी के बारे में हम जान लेते हैं इसकी नस्लों के बारे में जानने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, बकरी पालन भूमिहीन मजदूरों और छोटे एवं सीमांत किसानों के जीवन निर्वाह का जो है प्रमुख स्रोत है। बकरियों से दूध, मांस, खाल, बाल और खाद जैसे उत्पाद जो है प्राप्त होते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बकरी की उपयोगिता पहचान कर इसे गरीब आदमी की गाय का नाम दिया गया है। तो ये चीज़ तो आप सभी जानते हैं भाई, जो बकरी होती है ना, बकरी, इसको जो है गरीब की गाय भी बोला जाता है, ठीक है। ये नाम जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है बकरी वातावरण की विपरीत परिस्थितियों में जो है वनस्पतियों व झाड़ियों की पत्तियां खाकर भी जो है जीवित रह सकती है। इसीलिए सूखाग्रस्त व पहाड़ी इलाकों में भी बकरी पालन आसानी से जो है किया जा सकता है। बकरी की आवश्यकताएं एवं देखभाल अन्य किसी पशु की अपेक्षा जो है कम और आसान होती हैं। यू नो वेरी वेल, जैसे कि हम गाय पालते हैं या फिर भैंस पालते हैं, उसके जो कंपेयर में बकरी पालन जो है वो काफ़ी सस्ता और जो है काफ़ी ईजी तरीके से जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है भारत में बकरी की 20 नस्लें जो है उपलब्ध है, यानी कि 20 नस्ल की बकरी जो है भारत के अंदर पाई जाती है। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फीज या रनिंग डेयरी एवं डबल एटीएम भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इससे कभी भी दूध निकालकर ताज़ा ही उपयोग जो है ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अच्छा, ये नीचे आएगा भाई, यहाँ पे राजस्थान आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर राजस्थान आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान में बकरियों की 3 प्रमुख नस्लें जो है पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, सिरोही पाई जाती है, मारवाड़ी पाई जाती है, झकराना पाई जाती है एवं झालावाड़ी पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, तो चलिए यहाँ से जो है हमारी बकरियों की नस्लें जो है शुरू हो गई है। एक शॉर्ट जो है डिस्क्रिप्शन हमने ऊपर देख लिया है बकरियों के बारे में, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है बकरी की नस्लें देखना जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नस्ल यहाँ पे कौन सी दी गई है, जमुनापारी नस्ल की जो है बकरी दी गई है। आइए इसकी उत्पत्ति स्थान हम देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो कहाँ का उत्पत्ति स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है ना। तो इटावा जिला सुना होगा ना आपको, इटावा जिला आपने सुना होगा। तो ये भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का जो है इटावा एक जिला है। इस नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो जमुनापारी नस्ल की जो बकरी है ना, उसका मूल स्थान क्या माना जाता है, उत्तर प्रदेश का इटावा जो है जिला माना जाता है। इस नस्ल की बकरियां यमुना तथा चंबल नदी के बीच के क्षेत्र में अधिकांशतः जो है पाई जाती है। इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चक्रनगर सहासन गांव के आसपास के क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने उत्पत्ति स्थान देख लिया। अब हम जो है इनकी विशेषताएं देख लेते हैं जमुनापारी बकरी की। तो ये जमुनापारी बकरी की विशेषताएं, आइए यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं। जमुनापारी बकरियां बड़े आकार की होती हैं। इनका माथा चौड़ा और उठा होता है। इसके कान लंबे, लटके हुए एवं चौड़े होते हैं। मुंह लंबा, नाक रोमन, सींग छोटे एवं चपटे होते हैं। वयस्क बकरे का शरीर भार 90 किलोग्राम तक तथा बकरी का शरीर भार जो है 60 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। ये आप वेट जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर वयस्क जो बकरा होता है ना, बकरा, उसका शरीर जो है
90 किलोग्राम का जो होता है, और जो बकरी का भार होता है वो कितने किलोग्राम होता है, 60 किलोग्राम की जो है यहाँ पर बकरी होती है। आइए इसकी उपयोगिता भी हम देख लेते हैं। उपयोगिता की बात करें तो यहाँ पर जमुनापारी बकरी की उपयोगिता क्या है, इस नस्ल के पशु दुग्ध उत्पादन तथा मांस उत्पादन के लिए जो है पाले जाते हैं। यानी कि ये जो जमुनापारी बकरियां हैं ना, इनको दोनों दोनों तरीकों के लिए पाला जाता है। मतलब दूध उत्पादन के लिए भी इन बकरियों को पाला जाता है और मांस उत्पादन के लिए भी जो है इन बकरियों को पाला जाता है। इस नस्ल के पशु कठोर तथा ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त रहते हैं। 250 दिन के दुग्ध काल में बकरियां 360 से 544 किलोग्राम तक दूध देती है। मतलब 250 दिनों तक जो है ये बकरी की नस्ल जो है दूध देती है, और 250 दिन के अंदर जो है 360 से 544 किलोग्राम तक के बीच में जो है ये बकरियां दूध देती है, जिसमें औसतन 3.5 से 5.0% जो है दुग्ध वसा होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जमुनापारी नस्ल के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर। ठीक है, नेक्स्ट नस्ल यहाँ पे कौन सी दी गई है, बर्बरी नस्ल दी गई है। तो आइए बर्बरी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान हम देख लेते हैं। तो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो बर्बरी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान जो है पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र जो है माना जाता है। इस नस्ल के पशु दिल्ली, हरियाणा के गुड़गांव, करनाल तथा उत्तर प्रदेश के एटा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में जो है पाए जाते हैं। देखिए ये जो आपको दिखा रहा है ना कि आपको क्या क्या चीज़ याद करनी है। आपको हर बकरी का जितने भी हमने गाय की नस्ल देखी, जितने भी हमने जो है भैंसों की नस्लें देखी, आज जितने भी हम नस्लें देखने वाले हैं, जैसे कि बकरी की होगी, भेड़ की हो गई और ऊंट की होगी, इनकी आपको एक लाइन तो दिमाग में जरूर बिठानी है। कौन सी बिठानी है, उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान में आपको कौन सी लाइन याद रखनी है, बर्बरी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान जो है पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का जो है बर्बरा क्षेत्र माना जाता है। ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर यही दो लाइनों से क्वेश्चन पूछता है। एक तो या तो आपसे डायरेक्ट नस्ल पूछ लेगा कि भाई बताइए बर्बरी नस्ल का पशु जो है कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी दे देगा। उस केस में आपको बताना पड़ेगा बर्बरी नस्ल की जो है बकरी होती है। या फिर दूसरा आपसे जो है इनका उत्पत्ति स्थान पूछ सकता है, भाई कौन सा जो है ये मूल रूप से कहां पर जो है ये पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, 2 लाइनें तो आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, आइए अब हम जो है इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। बर्बरी नाम की जो बकरी है ना, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इस नस्ल का रंग सफेद भूरा, जिस पर कत्थई या काले धब्बे होते हैं। इसके कान छोटे, हिरनी जैसे, पैर छोटे एवं हड्डियां सुंदर होती है। वयस्क बकरे का शरीर 38 किलोग्राम तथा बकरी का शरीर जो है 23 किलोग्राम तक जो है होता है। उपयोगिता की बात करें तो देख लेते हैं कितना दूध देती हैं ये। तो उपयोगिता की बात करें तो ये बकरियां प्रतिदिन औसत 1 से लेके जो है 1.5 किलोग्राम जो है दूध देती है, जिसमें 4.5 से 5.0% जो है वसा होती है। इस नस्ल की बकरियां एक दिन में अधिकतम 2.5 से 3.0 किलोग्राम तक दूध देती हैं। 12 से 15 माह की अवधि में ये बकरियां अक्सर 2 बार ब्याती हैं। ठीक है, तो 12 से 15 महीने यानी कि एक साल से लेके जो है 1.5 साल के बीच में जो है ये बकरियां दो बार जो है ब्या जाती है, तथा एक बार में अक्सर 2 बच्चे देती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, मांस एवं दूध दोनों के लिए जो है यह नस्ल उपयुक्त मानी जाती है। किस नस्ल की हम बात कर रहे थे, बर्बरी नस्ल की जो है अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नस्ल के ऊपर। नेक्स्ट नस्ल जो है यहाँ पर कौन सी दी गई है, तो नेक्स्ट नस्ल जो है यहाँ पर बीटल दी गई है। तो बीटल नस्ल की जो है जानवर कौन सा होता है, तो ये बीटल नस्ल का जो जानवर जो है बकरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बीटल बकरी के बारे में जान लेते हैं, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान पंजाब का गुरदासपुर जो है जिला है। बीटल नस्ल की बकरियां पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, मलेरकोटला क्षेत्र के अलावा पाकिस्तान के झेलम, गुजरावाला, समालकोट के क्षेत्र में जो है पाई जाती है। रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल के उत्तम पशु जो है ये पाए जाते हैं। अब हम बीटल नस्ल की जो है विशेषताएं देख लेते हैं, क्या कुछ जो है इस नस्ल की बकरियों में विशेषताएं होती है। जमुनापुरी नस्ल की बकरी से मिलती जुलती ये बकरियां छोटे कद की होती हैं। इनका रंग सामान्य काला, कत्थई और कभी कभी सफ़ेद पर जो है कत्थई धब्बेदार होता है। बकरे में सामान्यतः दाढ़ी होती है। बकरों का वजन 75 किलोग्राम तथा बकरियों का वजन जो है 50 किलोग्राम
होता है। ठीक है, अब हम इनकी जो है दुग्ध क्षमता देख लेते हैं कि भाई एक दिन में जो है ये कितना दूध देती हैं। तो बीटल नस्ल की जो बकरियां हैं, यह नस्ल दूध और मांस दोनों के लिए जो है उपयुक्त है। बीटल नस्ल की बकरियां औसतन 1.8 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है। अधिकतम दूध उत्पादन 5.2 किलोग्राम प्रतिदिन जो है ये दे सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नस्ल पर चलते हैं। नेक्स्ट बीटल नस्ल के बाद जो है टोगनबर्ग जो है यहाँ पर नस्ल दी गई है। तो आइए टोगनबर्ग नस्ल को देख लेते हैं। बकरी की ये एक नस्ल है जिसका नाम है टोगनबर्ग। तो टोगनबर्ग का जो उत्पत्ति स्थान है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस नस्ल का जो मूल स्थान है पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ियों की टोगनबर्ग घाटी है। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो इनकी विशेषताएं क्या होगी? इसके शरीर का रंग हल्का भूरा होता है जिस पर सफ़ेद या कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। यह नस्ल सींग रहित होती है, यानी कि जो टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरियां होती है ना, इनके सिर पर सींग नहीं होते हैं। ठीक है, पशु छोटे आकार के होते हैं, शरीर के बाल चिकने होते हैं, सींग इसमें जो है नहीं पाए जाते। इसके बाद इनकी उपयोगिता देख लेते हैं, यानी कि जो है कितना ये दूध देती हैं। तो यह बकरी एक दुधारू नस्ल है। ठीक है, यह बकरी एक दुधारू नस्ल है भाई, जिसका औसत दूध उत्पादन 5 से 6 किलोग्राम प्रतिदिन है भाई। ठीक है, जिसमें 3 से 4% जो है वसा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है? ये बकरियां लगातार 2 साल तक भी दूध देती रहती है भाई। लगातार 2 साल तक जो है ये दूध देती रहती है। टोगनबर्ग की नस्ल की जो है ये मुर्गियां की बात कर रहा हूँ, बकरियां होती है। ठीक है, मुर्गियों का टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूँ, याद रखना ये बात अब। ठीक है ना, कभी आप बोलो कि यार मुर्गियों की जो नस्ल है वो तो आपने ऐड ही नहीं की इसके अंदर। ठीक है ना, मुर्गियों का टॉपिक स्पेशली जो है मैं अलग से करवा चुका हूँ, मुर्गियों यानी कि कुक्कुट पालन। ठीक है, कुक्कुट पालन। तो ये टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में जो है आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, मुर्गियों यानी कि कुक्कुट पालन। ये सेपरेट टॉपिक मैंने करवाया है कुक्कुट पालन और मुर्गियों से संबंधित। ठीक है, इस मुर्गियों में कंप्लीट डिटेल डाल दी है मैंने, इनकी नस्लें डाल दी है, इनसे इनके प्रमुख रोग डाल दिए हैं, एवरीथिंग डिटेल जो है मैंने इस मुर्गियों कुक्कुट पालन में जो है कवर करवाई है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो ये देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं सिरोही नस्ल की जो है बकरी, इसका मूल स्थान कहाँ पर है? तो सिरोही नस्ल की जो बकरी है यह राजस्थान के सिरोही जिले की नस्ल है। समीपवर्ती अजमेर, उदयपुर, राजसमंद एवं भीलवाड़ा जिले में भी जो है यह बकरी पाई जाती है। विशेषताएं की बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या है? इसका रंग प्राय लाल तथा भूरे बादामी, कभी कभी काले चित्तीदार धब्बे होते हैं। इसकी पीठ में हल्का सा झोल होता है, टांगे लंबी व पिछली टांगों पर मध्य लंबे बाल होते हैं। दूध की बात करें तो सिरोही नस्ल की जो बकरियां होती है कितना दूध देती हैं? तो उपयोगिता के ऊपर बात करें तो यह द्विप्रयोजनीय नस्ल दूध व मांस के लिए जो है पाली जाती है। तो ये जो नस्ल की बकरी हमने देखी ना अभी, सिरोही नस्ल की बकरी, इसको दोनों कार्यों के लिए पाला जाता है, मतलब कि दूध के लिए भी इन बकरियों को पाला जाता है और मांस के लिए भी इन बकरियों को पाला जाता है। यह बकरी 1 से 1.5 यानी कि 1.5 लीटर दूध जो है प्रतिदिन ये देती है। इसके बाद हम चलते हैं भेड़ों की नस्लों पे। ठीक है, बकरियां की जितनी इंपॉर्टेंट नस्लें थी वो हमने देख ली है। अब हम यहाँ से देखते हैं भेड़ की नस्लें। तो भेड़ की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नस्लें होती हैं उस पे जाने से पहले हम भेड़ों के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? भेड़ पालन समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा भूमिहीन मजदूरों एवं छोटे तथा सीमांत किसानों, गृहिणियों तथा पढ़े लिखे बेरोजगार द्वारा जो है सफलतापूर्वक अपनाया जाता है। ठीक है, भेड़ पालन आमतौर पर भारतवर्ष की सभी प्रकार की जलवायु एवं परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अपनाया जा सकने वाला पशु व्यवसाय है। ठीक है, यानी कि गर्मी सर्दी से इस जो पशु व्यवसाय है ना, ये जो बिजनेस है भेड़ों का, जो बिजनेस आप मान सकते हैं, गर्मी सर्दी से इसको कोई लेना देना नहीं है। हर जलवायु, हर परिस्थितियों, हर सीजन में जो है इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है? भेड़ पालन से मुख्यतः मांस एवं ऊन आदि जो है पशु उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, तो भेड़ पालन का जो बिजनेस है वो क्यों किया जाता है? इससे हमें जो है 2 चीज़ें प्राप्त होते हैं, एक तो मांस प्राप्त होता है और एक ऊन प्राप्त होता है। मोस्टली जो है ऊन प्राप्त करने के लिए जो है भेड़ों को पाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है देश में 42 भेड़ की जो है नस्लें हैं, जिनमें अधिकांशतः भेड़ नस्ल गलीचा किस्म की ऊन का ही जो है उत्पादन
करती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। देश में 42 भेड़ की जो है नस्लें पाई जाती है, जिनमें से अधिकांश भेड़ों की नस्लें जो हैं वो गलीचा किस्म की ऊन का ही जो है उत्पादन करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया, भारतवर्ष में पाई जाने वाली चोकला नस्ल तो विश्व की सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ जो है मानी जाती है। तो ये आप याद रखना भाई, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भारतवर्ष में पाई जाने वाली कौन सी भेड़ की जो नस्ल है विश्व की सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की जो है भेड़ मानी जाती है। तो चोकला नस्ल है जो भेड़ों की नस्ल है ना, ये सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की जो है भेड़ उत्पादन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया, राजस्थान को जो है भेड़ों का घर कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है भाई निम्नलिखित में से बताइए किस राज्य को जो है भेड़ों का घर कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ए में दे देगा आपको हरियाणा। ठीक है, ए में दे देगा आपको हरियाणा, बी में आपको क्या दे देगा, बी में आपको दे देगा उत्तर प्रदेश, बी में आपको उत्तर प्रदेश दे देगा, सी में आपको दे देगा राजस्थान। ठीक है, सी में आपको दे देगा राजस्थान और डी में आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इस केस में आपको पहचानना पड़ेगा भाई जो राजस्थान है ना, इसको जो है भेड़ों का घर कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो है एग्जामिनर जो है बनाने वाला है। ठीक है, तो यहीं से जो है फैक्चुअल डाटा से ही जो है क्वेश्चन बन रहे हैं आपको। डोंट वरी, एमसीक्यू की बारी आएगी जब मैं आपको एमसीक्यू भी जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मारवाड़ी नस्ल की जो है भेड़ों के बारे में देख लेते हैं, एक एक करके हम भेड़ों की नस्लों के बारे में जान लेते हैं। तो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में जान लेते हैं। यह भेड़ मारवाड़ क्षेत्र जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर व सिरोही तथा इन जिलों के आसपास जो है क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो भाई मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें होती हैं इनकी क्या विशेषता होती है, आइए देख लेते हैं विशेषताएं। शरीर जो है मध्यम आकार का एवं चेहरा काले रंग का होता है तथा रंग गर्दन के निचले भाग तक फैला रहता है। कान छोटे तथा अंदर की ओर जो है मुड़े होते हैं। पूंछ पतली व छोटी से मध्यम लंबाई की होती है। नर व मादा भेड़ दोनों सींग रहित होते हैं, यानी कि जो ये नस्ल की जो भेड़ होती है ना, कौन से नस्ल की भेड़ होती है, मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है इनके जो है सींग नहीं होते भाई। ठीक है, नर का औसतन भार जो है वो 28 से 35 किलोग्राम व औसतन लंबाई ऊंचाई क्रम से 66 से 70 तथा 56 से 60 सेंटीमीटर तथा मादा का भार लगभग जो है 25 से 30 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, उपयोगिता की बात कर लेते हैं भाई। उपयोगिता में क्या बोला गया है, प्रतिवर्ष 1.5 से 2.3 किलोग्राम सफेद व अधिक मोटी श्रेणी की जो है ऊन प्राप्त होती है। तो ये हमने जो नस्ल देखी है भेड़ की नस्ल की कौन सी देखी है, ये मारवाड़ी देखी है ना, हाँ मारवाड़ी देखी है। तो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें होती हैं इनसे जो है हमें कितनी ऊन प्राप्त होती है, तो यहाँ पे आप याद रखना प्रतिवर्ष बताया गया, यानी कि हर वर्ष जो है 1.5 से लेके 2.3 किलोग्राम जो है इससे हमें मोटी श्रेणी की जो है ऊन प्राप्त होती है। इस नस्ल के रेवड़ में वार्षिक जीवित दर 90% से जो है अधिक होती है। नर का भार 27 से 36 किलोग्राम तथा मादा का भार जो है 23 से 30 किलोग्राम तक होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पे। तो नेक्स्ट नस्ल यहाँ पर कौन सी दी गई है, नेक्स्ट नस्ल यहाँ पर दी गई है चोकला नस्ल, जो कि भेड़ की नस्ल होती है। चोकला जो भेड़ की नस्ल है इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, तो यह नस्ल मुख्य रूप से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर जिले के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है। इस नस्ल को छापर और शेखावटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। चोकला नस्ल को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, छापर और शेखावटी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे आगे और इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। विशेषताओं में क्या लिखा है गया है, चोकला नस्ल की जो भेड़ें होती हैं इनकी विशेषताएं क्या होती है, मुंह गहरे भूरे रंग का मुंह होता है इनका, जो कि सिर तथा नीचे आधी गर्दन तक फैला रहता है। कान छोटे एवं नर व मादा भेड़ दोनों सींग रहित होते हैं। इन भेड़ों की लंबाई एवं ऊंचाई एक समान होती है। यह भेड़ सींग रहित होते हैं। अब इनकी उपयोगिता देख लेते हैं भाई, कितना दूध ये, माफ कीजिएगा दूध की बात कर रहा हूं, कितना ये जो है ऊन प्राप्त करती हैं। ठीक है, उपयोगिता की बात कर लेते हैं। नर का औसत भार 30 से 40 किलोग्राम व मादा का भार 24 से 32 किलोग्राम होता है। प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 किलोग्राम सफेद ऊन जो है इस नस्ल की चोकला नस्ल की भेड़ से जो है प्राप्त होता है।
नेक्स्ट नस्ल को देख लेते हैं मालपुरा। तो मालपुरा भेड़ का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, तो इस नस्ल का नाम टोंक जिले की मालपुरा तहसील के नाम पर पड़ा है। यह मुख्य रूप से मांस उत्पादन नस्ल है। यह भेड़ें मुख्य रूप से जयपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी जिलों में जो है एवं इनके आसपास के क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। विशेषताएं की बात करें तो शरीर की बनावट मजबूत व गठीली होती है। चेहरा हल्के भूरे रंग का, कान छोटे व मुड़े हुए तथा पूंछ पतली और मध्यम लंबाई की होती है। मुंह, पेट व टांगों पर ऊन नहीं होती एवं दोनों नर एवं मादा भेड़ सींग रहित होती है। ठीक है, नर का लगभग 33 से 40 किलोग्राम भार तथा औसत लंबाई व औसत ऊंचाई क्रम से 68.74 व 67.72 सेंटीमीटर तथा मादा का भार लगभग 24 से 30 किलोग्राम व औसत लंबाई व चौड़ाई क्रम से 61 से 65 तथा ऊंचाई 60 से 64 सेंटीमीटर जो है होती है। ठीक है, ये हम कौन सी नस्ल की बात कर रहे हैं, ये हम मालपुरा भेड़ की नस्ल की जो है बात कर रहे हैं। उपयोगिता की बात करें तो इससे हमें कितना ऊन प्राप्त होता है, ऊन सफेद व अधिक मोटी किस्म एवं 1.1 से 1.6 किलोग्राम ऊन जो है हमें प्राप्त होती है, जो नमदा बनाने में काम आती है। ठीक है, नर भेड़ का शरीर भार 30 से 34 किलोग्राम व मादा का जो भार है वो 25 से 30 किलोग्राम तक जो है होता है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा गया है, आगे हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं मेरिनो भेड़। मेरिनो के भेड़ के बारे में जो है आपने सुना होगा। तो उत्पत्ति स्थान हम देख लेते हैं मेरिनो भेड़ का। इस नस्ल का जो मूल उत्पत्ति स्थान है स्पेन है, वहीं से यह नस्ल पूरे विश्व में जो है पहुंच गई है। तो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है इसका मूल उत्पत्ति स्थान जो है कौन सा है, तो इसका मूल स्थान जो है स्पेन है। ठीक है, यहीं से जो है ये नस्ल की भेड़ पूरे जो विश्व है वहां पर फैल गई है। विशेषताएं की बात करें तो विशेषताएं में यह मजबूत प्रकृति की नस्ल है जो विपरीत कृषि जलवायु परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर लेती है। मेरिनो भेड़ का रंग सफेद होता है। नर में घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा भेड़ सींग रहित होती है। इसमें नर का शरीर भार लगभग 90 किलोग्राम तथा मादा का लगभग 70 किलोग्राम जो है ये भार होता है। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो मेरिनो भेड़ से हमें कितना ऊन प्राप्त होता है, उत्तम किस्म तथा अधिक ऊन के उत्पादन हेतु यह भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है। एक भेड़ से प्रति वर्ष 5 से 9 किलोग्राम तक ऊन जो है प्राप्त होता है। ठीक है, यह नस्ल अच्छी किस्म की ऊन प्राप्ति के लिए भारत सहित कई देशों में संकरण के लिए जो है ले जाई गई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर जिसका नाम क्या है, कराकुल नस्ल। ठीक है, ये कराकुल नस्ल किस जानवर की है, तो ये भेड़ जानवर की है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा बताइए निम्नलिखित दिए गए 4 ऑप्शनों में से जो है कराकुल नस्ल जो है किस जानवर की है, किस पशु की है। 4 ऑप्शन दे देगा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस। तो आपको पहचानना होगा कराकुल नस्ल की जो पशु है या फिर जानवर है ये भेड़ की एक किस्म है। ठीक है, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो यह नस्ल मध्य एशिया में उत्पन्न मानी जाती है जो कि काफ़ी संख्या में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में जो है पाई जाती है। विशेषताएं की बात करें तो इस नस्ल के मेढ़ों नर में सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। यह मध्यम आकार की जो है नस्ल है। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो इस नस्ल की जो है भेड़ों में कितनी जो है हमें ऊन प्राप्त होती है, इसमें नर का वजन 90 किलोग्राम तथा मादा का वजन जो है 60 किलोग्राम होता है। यह नस्ल मांस के लिए जो है उपयोगी होती है। इस नस्ल को खास तौर से पेल्ट के लिए जो है पाला जाता है। इसके मेमनों को कम उम्र में ही मारकर उनसे घुंघराली ऊन वाली खाल जो है प्राप्त की जाती है जिससे टोपी या सर्दियों के लिए महंगे वस्त्र जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट नस्ल पर चलते हैं, अविवस्त्र। ठीक है, ये किस जानवर की नस्ल है, तो ये भी भेड़ की जानवर की जो है नस्ल है। ठीक है, तो भेड़ की नस्ल है अविवस्त्र। इसका मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। यह नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा जिला टोंक पर रेम्बुले नस्ल के मेरिनो भेड़ तथा राजस्थान की चोंकला नस्ल की भेड़ के वर्ण संकरण से जो है विकसित की गई है। भाई ये संकरण से जो है विकसित की गई है जिसका नाम है अविवस्त्र। ठीक है, इसकी विशेषताएं की बात करें तो विशेषताएं क्या हो जाएगी, इन भेड़ों का औसत वजन
6 माह की उम्र पर 12 किलोग्राम तथा 1 वर्ष की उम्र पर जो है 23 किलोग्राम जो है इनका भार देखा गया है। उपयोगिता की बात करूं तो इस नस्ल की भेड़ों से 2 से 4 किलोग्राम ऊन प्रति भेड़ प्राप्त होती है। इनके मेमनों की वार्षिक जन्म दर जो है 93.21% जो है देखी गई है। अब जो है हम नेक्स्ट नस्ल पर चलते हैं, अविकालीन। ठीक है, अविकालीन नस्ल की जो है ये भेड़ें होती है और इन भेड़ों की जो उत्पत्ति स्थान है यानी कि मूल स्थान है, कहाँ की ये जो है भेड़ पाई जाती है, तो इस नस्ल की भेड़ रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेढ़ों तथा मालपुरा नस्ल की भेड़ों के संकरण से जो है तैयार की गई है। इन्हें भी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा जिला टोंक पर जो है विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये संकर नस्ल है। अविकालीन नस्ल भी संकर थी और जो ऊपर हमने नस्ल देखी है अविवस्त्र, वो भी जो है संकरण नस्ल थी। ठीक है, संकरण नस्ल का मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना, मतलब कि जो है नर जो है किसी और नस्ल का होता है और जो मादा होती है वो किसी और नस्ल की होती है। जब इन दोनों का मैचअप किया जाता है तो उससे जो तीसरी नस्ल बनती है ना, उसी को जो है संकरण नस्ल बोला जाता है। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अविका नस्ल की जो भेड़ें होती है इनकी उत्पत्ति स्थान देखने के बाद हम देख लेते हैं इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं क्या लिखी गई है, इस नस्ल की भेड़ों की ऊन पतली होती है। 1 वर्ष की उम्र पर इस नस्ल की भेड़ों का शारीरिक वजन 25 किलोग्राम होता है। उपयोगिता की बात करें तो कितनी ये जो है ऊन देती हैं, इन भेड़ों से 6 महीने में लगभग 1.13 किलोग्राम ऊन जो है प्राप्त होती है। इन भेड़ों में टपिंग 97.95 व मेमनों के पैदा होने का प्रतिशत 81.47 होता है। इसकी ऊन से उत्तम किस्म की जो है कालीन बनाई जाती है। ठीक है, जो कालीन होती है ना, जो नीचे बनाते हैं, उसको जो है बनाया जाता है इन भेड़ों की ऊन से। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जैसलमेरी नस्ल की भेड़ के ऊपर। तो जैसलमेरी भेड़ की नस्ल को देख लेते हैं, इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर होगा। तो यह नस्ल जैसलमेर के अलावा जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों की पश्चिमी सीमाओं पर जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसलमेर जिला इसका जन्म स्थान होने के कारण जैसलमेरी नाम जो है इसका रखा गया है। मतलब आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं भाई, जैसलमेर की जो नस्ल की भेड़ें है ना, इनका मूल स्थान कहाँ पर है, तो इनका जो मूल स्थान है वो राजस्थान का जो जैसलमेर है ना, वहीं पर इनका मूल स्थान है। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो विशेषताएं में क्या लिखा गया है, इनकी शारीरिक बनावट सुदृढ़, हष्टपुष्ट और वर्गाकार होती है। नर का भार लगभग 32 से 45 किलोग्राम, औसत लंबाई व औसत ऊंचाई 68.55 सेंटीमीटर से 66.91 सेंटीमीटर तथा मादा का भार लगभग 30 से 36 किलोग्राम व औसत लंबाई व ऊंचाई की बात करूँ तो 67.66 व 66.43 सेंटीमीटर जो है इनकी लंबाई ऊंचाई व होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं उपयोगिता। उपयोगिता को भी देख लेते हैं, यानी कि कितना ऊन हमें जो है इनसे प्राप्त होता है। ऊन सफ़ेद व मध्यम से उत्तम श्रेणी की होती है। इन भेड़ों से 1.8 से 3.2 किलोग्राम जो है ऊन प्राप्त होता है। नर का वजन हम ऊपर देख चुके हैं 32 से 45 किलोग्राम तथा मादा का 30 से 36 किलोग्राम जो है वजन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अधिक भार होने के कारण मांस भी जो है अधिक प्राप्त होता है। आइए अब हम चलते हैं आगे और अब हम देख लेते हैं ऊंट की नस्लें। ठीक है, 2 जानवरों की नस्लें हम देख चुके हैं। कौन कौन से जानवरों की हम नस्लें देख चुके हैं, एक तो हम बकरी की देख चुके हैं, दूसरा हम जो है भेड़ों की नस्लें देख चुके हैं। ठीक है, भेड़ों की नस्लें देख चुके हैं। अब हम किसकी नस्ल देखने वाले हैं, अब हम ऊंट की नस्लें देखने वाले हैं, अंतिम और लास्ट नस्लें देखने वाले हैं। तो चलिए ऊंटों की नस्लों के भी बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेते हैं ऊंटों के बारे में। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया, ऊंट राजस्थान के रेगिस्तान का एक महत्वपूर्ण पशु है। इसका उपयोग कई कार्यों में होता है। इसे सवारी करने, भार ढोने, हल जोतने, रहट चलाने, ईख पेरने तथा गाड़ियों में जोतने के काम में जो है लाया जाता है। सवारी करने, हल जोतने, रहट चलाने व गाड़ी में भार ढोने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसे सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है पाया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है इसे भार ढोने के लिए काम में लेते हैं। तो ये मत समझना ऊंट भाई जो है ऊंट क्या काम आएगा, तो ऊंट भी जो है बहुत काम आता है सभी जानवरों के
इक्वल जो है ये काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, एक ऊंट एक बैल जोड़ी के बराबर काम कर सकता है। तो जो दो बैल होते हैं ना, एक एक बैल जोड़ी में कितने बैल होते हैं, दो बैल होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, बैलगाड़ी देखी होगी, एक बैलगाड़ी में कितने बैल लगे होते हैं, दो बैल लगे होते हैं। वहीं पर एक अकेला ऊंट जो है दो बैल बराबर जो है जितना काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, ऊंट के बालों से कंबल बनाए जाते हैं। भाई याद रखना कि भी ऊंट हमारे क्या काम आएगा, जैसे अभी हमने देखा ना इस एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में, भाई मुर्गियों का पालन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत मतलब मुर्गियाँ हमारे बहुत काम आती है, भैंसें हमारे बहुत काम आती है। तो उसी तरह भाई ऊँट भी जो है, ऊँट का भी बहुत सारी चीज़ें हमारे काम आती है। जैसे कि ऊँट के बालों से जो है कंबल बनाए जाते हैं, भारी बोझ ढो सकता है और कई दिनों तक जो है बिना पानी के भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया, ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो कुबड़ वाले ऊंट और दो कुबड़ वाले ऊंट। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि मतलब दो प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं ना। यहाँ पे पहला प्रकार ऐसे कहना चाह रहा है ये। ठीक है, पहला प्रकार, यहाँ पर दूसरा प्रकार, मतलब पहले प्रकार के जो ऊँट होते हैं उन पे क्या होता है, एक कुबड़ होता है। कुबड़ तो आप समझ रहे होगे ना, ऊँट कुबड़ जो पेट जो ऊँट होता है ना, ऊँट उसका बनावट कैसी होती है, उसके पीठ के ऊपर ऐसा सा उठा हुआ कुबड़ होता है ना, इसी को कुबड़ बोला जाता है। ठीक है, अब पहले प्रकार में एक कुबड़ होता है, लेकिन जो दूसरा प्रकार है इसमें दो कुबड़ होते हैं भाई। ठीक है, ये दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं, मतलब कि एक ही ऊँट पर जो है दो कुबड़ ये पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ गए होंगे अब। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, जिनकी पीठ पर एक कुबड़ होता है जैसे भारत में पाए जाने वाले ऊँट, और जिनकी पीठ पर दो कुबड़ होते हैं जैसे ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले बैक्टीरियन ऊँट। तो जिनकी पीठ पर दो कुबड़ होते हैं ना, स्पेशली ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और इनको बैक्टीरियन ऊँट जो है बोला जाता है। ठीक है, ठंडे इलाकों में ये पाए जाते हैं, इनको बैक्टीरियन ऊँट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, भारत में पाई जाने वाली ऊँटों की मुख्य प्रजातियां बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, कच्छी और सांचौरी हो जाएगा। ठीक है, नर ऊँट का औसत भार लगभग 500 से 750 किलोग्राम और मादा ऊँट का औसत भार लगभग 400 से 600 किलोग्राम होता है। जन्म के समय बच्चे का भार जो है 35 से 40 किलोग्राम तक होता है। यानी कि ऊँट जब एक मतलब जो ऊँटनी होती है, ऊँटनी जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे का भार कितना होता है, तो 35 से 40 किलोग्राम जो है उस बच्चे का भार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, डोंट वरी, ये अभी हमारी जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चल रहा है ऊँटों के बारे में। इसके बाद जो है हम एक एक करके सारी नस्लों को देखने वाले हैं, ऊँटों की नस्ल। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, कार्य के आधार पर भारतीय ऊँटों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान ढोने वाले और सवारी वाले ऊँट। ठीक है, सामान ढोने वाला ऊँट हट्टा कट्टा और सवारी वालों का शरीर जो है हल्का होता है। ठीक है, राजस्थान में ऊंट की तीन मुख्य नस्लें पाई जाती है, बीकानेरी हो गया, जैसलमेरी हो गया और मेवाड़ी हो गया। यानी कि ये तीन प्रमुख नस्लें जो है राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। चलिए अब हम एक एक करके जो है नस्लों को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बीकानेरी नस्ल के जो है ऊँट को जान लेते हैं, इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो इसका मूल स्थान राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र है और इस नस्ल के ऊँट बीकानेर से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। बीकानेर के जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय उष्ट्र मतलब ऊँट की बात कर रहा है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये जोहड़बीड़ में अवस्थित है। ठीक है, बीकानेर में अवस्थित है भाई। यह नस्ल सिंधी एवं बलूची ऊँटों के संकरण से जो है तैयार हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई, ये जो बीकानेरी नस्ल है ना, बीकानेरी नस्ल का जो ऊँट है, इसको किससे तैयार किया गया था, तो इसको सिंधी एवं बलूची ऊँटों के संकरण से जो है विकसित किया गया था। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो बीकानेर ऊँट की विशेषताएं क्या होती है, ऊँट की ऊंचाई जमीन से थूई तक 10 से 12 फीट तक होती है। खोपड़ी गोलाकार एवं उठी हुई होती है, जहां खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है वहां एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं। इस नस्ल की खास पहचान है, वर्तमान में जो नस्ल बीकानेरी ऊँट की है वह विश्व के ऊँटों में सबसे सुंदर नस्ल है। आंखों की बोहों व पलकों पर घने काले बाल होते हैं। मादा ऊँटों में थन बड़े बड़े एवं चूचक के दो बड़े बड़े छेद होते हैं। दूध की वाहिनी
बड़ी व उन्नत होती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं उपयोगिता। भाई ये जो बीकानेरी ऊँट है ना, बीकानेरी ऊँट देखा है ना, हाँ बीकानेरी किस्म का जो ऊँटनी होती है, इसकी उपयोगिता क्या है? इस नस्ल के ऊँट सभी कामों के लिए उपयुक्त होते हैं। ज़्यादातर इसे बोझा ढोने एवं कृषि कार्यों में काम के लिए जो है लिया जाता है। ठीक है, बीकानेरी नस्ल के ऊँट के बाद हम चलते हैं आगे जैसलमेरी नस्ल के ऊपर। ठीक है, तो जैसलमेरी नस्ल को देख लेते हैं। उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के थार के रेगिस्तान में थार पारकर कैंट से उत्पन्न हुए, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो इस नस्ल के ऊंट का रंग हल्के भूरे रंग का होता है एवं ऊंचाई 7 से 9 फीट तक होती है। पैर पतले व हड्डियां छोटी छोटी होती हैं। पैरों के तलवे भी छोटे व हल्के होते हैं, जो तेज चलने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी उपयोगिता देख लेते हैं। भाई उपयोगिता इनकी क्या कुछ है? ठीक है, इस नस्ल के ऊंट सवारी के लिए उपयुक्त होते हैं। एक प्रशिक्षित ऊंट एक ठंडी रात में 100 से 140 किलोमीटर तक यात्रा जो है कर सकता है। ये देख लो भाई, 100 से 140 किलोमीटर कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है, 100 से 140 किलोमीटर। ठीक है, ठंडी रात में जो है ये 100 से 140 किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। रेगिस्तान में पुलिस एवं सेना के कार्यों के लिए जो है इनको उपयुक्त माना जाता है। मतलब इस नस्ल के जो ऊंट है ना, कौन सी नस्ल? जैसलमेरी नस्ल के जो ऊंट है, इनका यूज जो है पुलिस वाले भी करते हैं। यानी कि पुलिस और जो आर्मी वाले होते हैं ना, जो हमारा राजस्थान का बाउंड्री वाला क्षेत्र है, तो वहां पर भी जो है रात को गश्त लगाने के लिए इन्हीं ऊँटों का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नस्ल पर चलते हैं जिसका नाम है मेवाड़ी नस्ल। ठीक है, तो मेवाड़ी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है ये देख लेते हैं। उदयपुर क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर क्षेत्र को जो है मेवाड़ कहा जाता है, जो कि अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। पुराने जमाने में सामान लाने ले जाने एवं यात्रा हेतु यहाँ पंजाब से ऊंट लाए गए थे। इन ऊंटों ने अपने आप को इस क्षेत्र के अनुकूल ढाल लिया एवं धीरे धीरे एक नस्ल का रूप ले लिया, जिसे इस क्षेत्र के लोग इन ऊंटों को मेवाड़ी कहने लगे। ठीक है, यह नस्ल राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी विशेषताएं। तो मेवाड़ी नस्ल की ऊंट की जो विशेषताएं हैं, इस नस्ल के ऊंट की लंबाई मध्यम आकार की होती है, रंग हल्का भूरा है। मेवाड़ी ऊंट की औसत गति 3 से 5 मील प्रति घंटा होती है। ठीक है, उपयोगिता की बात करूं तो इस नस्ल के ऊंट कृषि कार्यों एवं भार ढोने के काम में लिए जाते हैं। इस नस्ल की मादा लगभग 4 से 6 लीटर दूध जो है प्रतिदिन देती है। ठीक है, मारवाड़ी नस्ल देखी ना हमने, हाँ मेवाड़ी नस्ल, माफ कीजिएगा, मेवाड़ी नस्ल की जो ऊंटनी होती है ये दूध भी देती है भाई। ठीक है, 4 से 6 लीटर तक दूध प्रतिदिन ये दूध देती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ऊंट का प्रबंधन। तो चलिए ऊंट का मैनेजमेंट देख लेते हैं भाई, कैसे जो है ऊंट का मैनेजमेंट किया जाता है। स्वभाव में ऊंट एक धैर्यवान सहनशील प्राणी माना जाता है। अन्य पालतू पशुओं की अपेक्षा इसे साधना या सीखना कठिन है। इसे साधना या सिखाना कठिन है। प्रजनन काल में नर ऊंट उत्तेजित एवं उत्पाती प्रवृत्ति का होता है। ऊंट झुंड में रहना पसंद करता है। इसमें अपना मार्ग या याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। कई वर्षों के अंतराल के बाद भी ऊंट सरलता से अपने स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, याद रखने की इसके अंदर गजब की शक्ति होती है। मतलब अगर ये गुम भी हो जाता है ना, तो काफी सालों के बाद भी जो है ये अपने मूल स्थान पर जो है पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं वर्षा ऋतु की बात यहाँ पे की गई है, तो क्यों की गई है? वानस्पतिक उत्पादन में वर्षा ऋतु का बड़ा महत्व है। मानसून के प्रारंभ होते ही जुलाई में भ्रूट, अंजन, सेवन, बकरियां, गोखरू, गंठील, लांपला इत्यादि अनेक प्रकार की घास पनपने लगती है, परंतु यह जुलाई के प्रारंभ में अत्यंत छोटे होने के कारण चराई योग्य नहीं होती है। अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर महीने में पर्याप्त चारागाह उपलब्ध हो जाता है। इन घासों के अतिरिक्त खेतों में मोठ, गवार, बाजरा आदि उपलब्ध होने लगता है। इन्हीं दिनों बोरडी का पाला, खेजड़ी, लूंगा, फोग, ये सारे राजस्थान की चीजें हैं भाई। ये जो खेजड़ी वगैरह वृक्ष है ना, ये राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं। फोग चारा भी काटकर जो है एकत्रित किया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर जो है खिलाया जाता है। वर्षा ऋतु में चने का भूसा विशेष रूप से बाजरा में जो है उपलब्ध होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु के बाद हम देख लेते हैं शीत ऋतु। नवंबर में शीत ऋतु प्रारंभ होते ही चर भूमियों की प्राकृतिक घास सूख जाती है तथा पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगती है। पाला, मोठ चारा व गवार, फलगट्टी आदि मुख्य सूखा चारा उपलब्ध
होता है तथा हरे चारे में सिंचित खेती में सरसों, रिजका, जेई, मेथी, बसीम आदि उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये जो ऊँटों का जो होता है ना खाना पीना, उसके बारे में जो है यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, ऐसा ही जो है ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के ऋतु में, गर्मी का प्रारंभ मार्च अप्रैल की बसंती बहार में होता है, जब ऊँटों को पुष्प रंजित फोग, बावली, केर इत्यादि वनस्पतियां इस शुष्क काल में भी उपलब्ध हो जाती है। मई माह में खेजड़ी, जाल, नीम आदि चारे के प्रमुख स्रोत रह जाते हैं। खेजड़ी लूंग एक सर्वप्रिय पात चारा है। सिंचित दशा में उगाए गए एमपी, चरी, बाजरा, चावला आदि सभी चारे उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऊंट की प्रजनन व्यवस्था के बारे में भी कुछ 2-4 लाइनें लिखी गई है, आइए इनको भी हम देख लेते हैं। तो मादा ऊंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, सांडिनी 3 से 4 वर्ष की आयु पर गर्भ धारण करने में सक्षम होती है तथा ऊंट 5 से 6 वर्ष की आयु पर प्रजनन के उपयोग में जो है लिया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ये एज ही पूछेगी, एज ही पूछी जाएगी भाई। मादा ऊंट फॉर एग्जाम्पल आपको दे देगा, बताइए निम्नलिखित में से मादा ऊंट जो है कितनी वर्ष की आयु पर जो है गर्भ धारण कर सकती है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा 3 से 4 वर्ष की आयु में जो है मादा ऊंट जो है ये गर्भ धारण करने के लिए जो है रेडी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, नर ऊंटों की भांति सांडिनी सर्दियों में ही गर्म होती है तथा गर्भ धारण करने की क्षमता रखती है। मादा में डिंब का रसखलन नर से मिलाने के लगभग 36 घंटे के बाद होता है। साधारणतया 2 वर्ष के अंतराल से एक सांडिनी से एक बच्चा प्राप्त होता है, किंतु यदि सांडिनी को सर्दी प्रारंभ होते ही गर्भित कर अगले वर्ष दिसंबर में बच्चा लेकर 2 माह पश्चात पुनः गर्भित कराया जाए तो 3 वर्षों में जो है 2 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सांडिनी में गर्भकाल 385 से 390 दिन के बीच जो है पाया जाता है। मतलब कि बताया गया है जैसे कि भैंस, भेड़, बकरियों का गर्भकाल होता है ना, कि किस पशु का कितने दिनों का जो है गर्भकाल होता है। डोंट वरी, एक लिस्ट दे दूंगा मैं, उसमें सारे जानवर का हम देख लेंगे कि भाई किस पशु का जो है कितना गर्भकाल होता है। ठीक है, प्रसव के समय देखा गया है कि सांडिनी में दूध उतर जाता है, प्रजनन अंग शिथिल पड़ जाते हैं तथा प्रजनन अंगों से श्वेत द्रव निकलने लगता है। पशु बार बार बैठता व खड़ा होता है। बच्चे को माँ का पहला दूध 1 घंटे के भीतर जो है पिलाना आवश्यक हो जाता है। सांड की जेर का ध्यान रखना चाहिए कि वह 12 घंटे के अंदर जो है निकल जाए, नहीं निकलने की स्थिति में पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, बच्चे की नाभि में जीवाणु रोधक औषधि लगानी चाहिए। हो सके तो विटामिन ए का टीका लगवा देना चाहिए। 3 दिन तक क्लोरोमकोनिकल या कोई परजीवी औषधि दिलाने से बच्चों में जो है मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने ऊंट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये लास्ट ही चल रहे हैं, चलिए ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं ऊँटों के बारे में, इनको भी जो है हम देखने की एक बार कोशिश की करते हैं। ठीक है, वैसे डोंट वरी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो वही मिलेंगे जो ऊँट के बारे में अभी ऊपर जो हम डिस्कस करके आए ना, इनकी नस्लों के बारे में, इनकी मूल उत्पत्ति के बारे में वही मिलने वाले हैं। फिर भी चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। 3 वर्षा रोग ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई नामक परजीवी कीटाणु द्वारा जो है होता है। ठीक है, 3 वर्षा रोग जो है ये किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है 3 वर्षा जो रोग है ट्रिप्नोसोमा इंसवाई नामक परजीवी कीटाणु द्वारा होता है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारतीय गाय की 40 तथा भैंस की 13 मान्य नस्लें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऊपर देख के आए हैं, कल वाले पार्ट में हमने ये देखी थी। ठीक है, अब जितनी हमने जानवर डिस्कस किए ना यहाँ पे, जैसे कि गाय भी डिस्कस कर लिया, भैंस भी डिस्कस कर लिया, बकरी, ऊंट, उन सभी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो सारे यहाँ पर लिख दिए हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो भैंसों में सबसे अधिक वसा प्रतिशत 12 से 14% भदावरी नस्ल की भैंस के दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो विश्व में बकरियों की लगभग 60 नस्लें हैं, जिनमें से लगभग 26 नस्लें जो हैं भारत में पाई जाती है। पिछली टांगों पर पीछे की तरफ लंबे घने बालों का होना जमुनापारी नस्ल की जो है खास पहचान होती है। बर्बरी नस्ल की बकरी 12 से 15 महीने की अवधि में 2 बार ब्याती है तथा एक बार में अक्सर 2 बच्चे जो है ये देती है। टोगनबर्ग दुधारू नस्ल की बकरी होती है।
टोगनबर्ग नस्ल की बकरी के सींग नहीं होते हैं। भारत में भेड़ों की लगभग 42 नस्लें जो हैं पाई जाती हैं। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र के पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही जिलों में पाई जाती है। भेड़ की चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो जो है कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस नस्ल की भेड़ को जो है राजस्थान की मेरिनो भेड़ कहा जाता है। तो चोकला नस्ल की भेड़ को जो है राजस्थान की मेरिनो भेड़ जो है कहा जाता है। अविवस्त्र नस्ल की भेड़ अभी हम देख के आए थे। तो ये अविवस्त्र जो नस्ल की भेड़ है ये कौन सी नस्ल की भेड़ है? ये संकर से उत्पन्न हुई है। ठीक है, संकर किस्म से जो है इसको उत्पन्न किया गया, यानी कि मादा किसी और नस्ल का था और जो नर था वो किसी और नस्ल का था। दोनों को जो है मैचअप करवा के जो है तीसरी जो है संकर नस्ल को पैदा किया गया, जिसका नाम था अविवस्त्र नस्ल। ठीक है, इस नस्ल की भेड़ को रेम्बुल नस्ल के मेरिनो, मेडो तथा राजस्थान की चोकला नस्ल की भेड़ के संकरण से जो है विकसित किया गया है तथा अविकालीन नस्ल की भेड़ें रेम्बुले नस्ल के मेरिनो, मेढों तथा मालपुरा नस्ल की भेड़ों के संकरण से जो है विकसित किया गया है। अविवस्त्र और अविकालीन दोनों ही संकर नस्ल की ये किस्में हैं। ठीक है, मेरिनो नस्ल की भेड़ों की गर्दन तथा कंधों की त्वचा जो है झुर्रिया होती है। ठीक है, 1 सेकेंड भाई। तो ये जो मेरिनो नस्ल की भेड़ होती है ना, मेरिनो नस्ल की जो भेड़ होती है इनकी गर्दन तथा कंधों की त्वचा पर झुर्रियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा गया है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या राजस्थान में है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं भाई राजस्थान को जो है स्पेशली जो ये होती है ना ऊंटों की जनसंख्या आप सभी जानते हैं कहाँ पर पाई जाती है? रेगिस्तान में पाई जाती है। और भारत का जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर है? नॉर्मली राजस्थान में ही भारत का रेगिस्तान है। ठीक है, तो रेगिस्तान का जहाज भी इनको जो है बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा भाई जो है रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है, तो आप ऊंट जो है वहां पर ऑप्शन ठीक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है बीकानेरी ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई 10 से 12 फीट तक जो है होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है जैसलमेरी नस्ल के ऊंट का उद्गम स्थान जो है राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र है। डोंट वरी, ये सारी चीजें वही लिखी गई है जो अभी ऊपर जो है हम सारी डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है? ऊंट के कुबड़ का आकार उसको मिल रहे आहार की मात्रा दर्शाता है। ठीक है, जितना ऊंट का कुबड़ बड़ा होगा ना उसी से आप पता लगा लेना कि इसको आहार की मात्रा कम मिल रही है या फिर ज्यादा मिल रही है। ऊंट को प्रतिदिन औसतन 75 से 150 ग्राम साधारण नमक दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई ऊंट को प्रतिदिन जो है औसतन कितने ग्राम जो है साधारण नमक दिया जाता है, तो आपको याद रखना है 75 से 150 ग्राम तक जो है साधारण नमक डेली ऊंटों को दिया जाता है। ऊंट को रोजाना 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो रोजाना देख लो 18 से 36 लीटर जो है ये पानी पी जाता है। सर्रा रोग 3 वर्ष तक चलता रहता है, इसीलिए इसे 3 वर्षा रोग कहते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा था सर्रा रोग, तो ये 3 वर्ष तक चलता रहता है, इसीलिए इसे 3 वर्षा रोग जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारी पीडीएफ कंप्लीट हो गई है। और अब जो है हमने यहाँ पर जो पशुओं की नस्लों वाला जो टॉपिक था ना, पशुओं की नस्लों का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और यही टॉपिक जो है फेवरेट रहता है एग्जामिनर का। ठीक है, आप भी इसी टॉपिक का वेट कर रहे थे, आई नो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीक को जो है इस जो वीडियो सीरीज का है वो मैं समापन कर दूंगा, आई होप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक सिर्फ 2 वीडियो और आएंगी, नेक्स्ट वीक सैटरडे और संडे को। तो नेक्स्ट वीक हमारा जो है लास्ट रहेगा। यहाँ पर जो है हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को जो है ओवर कर देंगे। और उसके नेक्स्ट वीक से जो है हम या तो कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है, या तो हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे या फिर हम जो है साइंस स्टार्ट करेंगे। बाकी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा सब्जेक्ट हमें शुरू करना चाहिए। अदरवाइज मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी राय भी जान लेंगे और जो है वैसे भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जो है बहुचयनात्मक प्रश्न देख लेते हैं। जो एमसीक्यूज है ना, 6 से 7 एमसीक्यू देख लेते हैं इसी टॉपिक से, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है ना, इसी से जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, आइए।
सबसे पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, गाय की दुधारू नस्ल है। तो गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है, नागौरी है, खिल्लारी है, गिर है या फिर हरियाणा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। गिर नस्ल की जो गाय है ये दुधारू नस्ल की जो है गाय मानी जाती है, ठीक है, सर्वाधिक दूध की नस्ल की गाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है मिनिएचर गाय कहलाती है। तो मिनिएचर गाय जो है कौन सी किस्म की गाय कहलाती है, बच्चोर कहलाती है, खिल्लारी कहलाती है, कंगायूम कहलाती है या फिर बेचूर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि जो मिनिएचर गाय है ये क्या कहलाती है, बेचूर जो है कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है, नागौरी है, राठी है, हरियाणा है या फिर थारपारकर है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागौरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की नस्ल जानी जाती है। यानी कि सर्वाधिक जो वसा पाया जाता है, किस नस्ल की भैंस के दूध में जो है सर्वाधिक वसा पाया जाता है, मुर्रा में पाया जाता है, भदावरी में पाया जाता है, जाफराबादी में पाया जाता है या फिर सुरती में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा भदावरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। भदावरी नस्ल की भैंस के दूध में जो है सर्वाधिक वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया बकरी की टोगन वर्ग नस्ल को पालते हैं। तो बकरी की जो टोगन वर्ग नस्ल है, अभी आज के ही वीडियो में हमने देखा है। तो बकरी की टोगन वर्ग नस्ल को क्यों पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं, पश्मीना के लिए पालते हैं या फिर मोहेर के लिए पालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध के लिए जो है इनको पाला जाता है, ठीक है। टोगन वर्ग की जो बकरियां होती है ना, इनको स्पेशली दूध के लिए जो है पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जमुनापारी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायरेक्टली। ये क्वेश्चन मैंने कहां से बनाए हैं, ऊपर जो मैंने आपको टॉपिक कराया है ना, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाएगा। ये मैंने थ्योरी सेक्शन आपको कंप्लीट दे दिया है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जमुनापारी नस्ल जो कि एक बकरी की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है। एटा जिला है, इटावा जिला है, आगरा जिला है या फिर मैनपुरी जिला है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बे, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है ना, यहीं पर जो है जमुनापारी नस्ल की जो है बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस किस्म को कहते हैं। तो राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं, चोकला को कहते हैं, मारवाड़ी को कहते हैं, अविवस्त्र को कहते हैं या फिर मालपुरा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोकला हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान की जो चोकला नस्ल की भेड़ है ना, इसी को जो है राजस्थान की मेरिनो भेड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं। तो भारत में भेड़ों की लगभग 100 नस्लें हैं, 150 नस्लें हैं, 42 नस्लें हैं या फिर 80 नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, भारत में लगभग जो है भेड़ों की 42 नस्लें जो हैं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थूई तक ऊंचाई होती है। तो बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जो जमीन से थूई तक जो ऊंचाई होती है वो कितने फीट होती है, 12 से 14 फीट, 10 से 12 फीट, 7 से 9 फीट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, यानी कि 10 से 12 फीट तक जो है जमीन से थूई तक जो है इनकी ऊंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थान कौन सा हो जाएगा। बीकानेर क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र या फिर गुजरात का कच्छ क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो बीकानेरी नस्ल का ऊंट है ये जो है राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से जो है संबंध रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है हमारे द्वारा 10 क्वेश्चन थे और इनके आंसर भी मैंने यहाँ पर नीचे दे दिए हैं। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ आपको कहीं पर भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग डिटेल जो आपकी HSSC की अभी वैकेंसी आने वाली है ना, कितनी वैकेंसी आने वाली है, मैं मान के चल रहा हूँ 30,000 तो ये वैकेंसी निकालेंगे ही निकालेंगे। और इसमें जो है मोटे मोटे सब्जेक्ट कौन कौन से आपके आने वाले हैं, एक तो ग्रुप डी की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको हरियाणा पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, हरियाणा
पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और इसमें जो है सब इंस्पेक्टर एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी सारी पोस्ट आपकी जो है आ जाएंगी, जैसे कि ग्राम सचिव की पोस्ट हो गई, ठीक है, ग्राम सचिव की पोस्ट हो गई, फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, ठीक है, इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई। सारी पोस्टें जो है आपको 30,000 में देखने को मिलेगी, और इन सभी की पोस्टों के लिए जो है आप तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। सभी के लिए कॉमन बैच मैंने यहाँ पे चला रखा है, जो हमारा फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है ना, फ्री इनिशिएटिव जो है हमारा यहाँ पर चला हुआ है, ठीक है। इसके द्वारा मैं आपको जो है यहाँ पर 60 मार्क्स की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। 60 मार्क्स में मैं यहाँ पर आपके कौन कौन से जो है सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ पर मैं आपकी इंडिया जीके कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, इंडिया जीके करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपकी यहाँ पर हरियाणा जीके भी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, हरियाणा जीके भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम तीसरा सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पर कवर करेंगे, इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो हमारा हो ही गया, ठीक है। अगले हफ्ते हमारा जो ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कंप्यूटर देखेंगे, उसके बाद कंप्यूटर के बाद हम कौन सा देखेंगे, साइंस सब्जेक्ट देखेंगे, और साइंस के बाद हम कौन सा देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे, इकोनॉमिक्स के बाद एनवायरनमेंट देखेंगे, और जो है उसके बाद हम करंट अफेयर भी एंड में देख लेंगे जब आपका एग्जाम आएगा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, और हम जो है यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्शन देखा है ना, बिल्कुल जीरो से, और बिल्कुल थ्योरी सेक्शन, ऐसा ही जो है मैं आपको कंप्यूटर करवाने वाला हूं। कंप्यूटर के 12-13 जितने भी टॉपिक्स होंगे ना इंपॉर्टेंट, वो सारे हम यहाँ पर करने वाले। डोंट वरी, 55 से 60 मार्क्स जो है मेरा इनिशिएटिव है, और मैं यहाँ पर आपको करवा के मानूंगा, ठीक है। बिल्कुल सारा इनिशिएटिव फ्री है, बिल्कुल पीडीएफ आपको सारी फ्री मिलने वाली है। बस आप करने वाले बनो, सिलेक्शन लेने वाले बनो, बस कंटेंट की टेंशन मत लो, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों और बहनों के साथ। कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर जो है आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ्स है, सारे नोट्स हैं, और सारे जो इंपॉर्टेंट्स जो रिजल्ट पीडीएफ होती है ना, वो सारे जो है कहाँ पर, टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मंडे को हरियाणा जीके वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।